नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्लास 10th में अभी अभी आए हैं तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो जो टॉपिक आज मैं बताऊंगा वो टॉपिक अगर आपको आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप 10th का केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए होंगे और अभी तक आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या है ये, कुछ केमिकल फार्मूला है, कैसे आया ये, वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो ये सारा चीज़ आपको आज के इस वीडियो में समझने को मिलेगा, जहां पर हम पूरा बेसिक केमिस्ट्री आपको समझाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का जो ABCD होता है वो बताएंगे। और आज से आप कहना भूल जाओगे अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो। और देखो भाई, इतना इजी मैं बताऊंगा ना कि डेफिनेटली यहां पर आए हो तो समझ के ही जाओगे। हाँ, और आज का ये पूरा वीडियो, संपूर्ण वीडियो देख लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ोगे वो सीधा सीधा आपको समझ में आएगा, है ना। अभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये पूरा टॉपिक लगभग 45 से 50 मिनट का ये जो है वीडियो होने वाला है, अगर पूरा देख लेते हो तो कोई समस्या नहीं होगी केमिस्ट्री समझने में। ठीक है जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमको समझना है एटम के बारे में। बताता हूं, सबसे पहले हम लोग को समझना है किसके बारे में? एटम के बारे में। ये एटम क्या होता है? देखो भाई, जितना भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है ना, जितना भी ये केमिस्ट्री है आपके सामने, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सबके पीछे एटम ही है ना। सबका गुड़ का जो गाछ है ना, यानी सबका जो जड़ है वो एटम ही है, क्योंकि एटम ही रिएक्शन वगैरह करवाता है। ठीक है, तो एटम ही वो प्राणी है जिसके वजह से ये पूरा केमिस्ट्री आपके सामने है। ठीक है, तो आखिरकार एटम होता क्या है? तो समझो भाई, एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, यानी इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, दूसरे मार्कर से इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए बच्चों, तभी आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में आएगा। और यहां आए हो तो पूरा समझा के ही जाऊंगा, है ना। तो देखो, एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट particle of an element which takes part in a chemical reaction। मेरा बात समझो भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि एटम किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही जो है भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम ही भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ। और भाई ये एलिमेंट जो होता है उसका छोटा पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, यानी पूरा दुनिया में आप देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, अगर उसका सबसे छोटा पार्टिकल आपको कहेगा कहने के लिए तो वो एटम ही होता है। क्या होता है? एटम होता है। अब बात आया कि सर एटम जो होता है वो दिखता कैसे है? तो साइंटिस्ट बताते हैं कि एटम स्फेरिकल होता है ना। लगभग में एटम स्फेरिकल होता है, गोल होता है। ठीक है, तो चलो एटम का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम का संरचना कैसा होता है, वो दिखता कैसे है। और एक बात मैं बता दूं, एटम ऐसे दिखेगा नहीं, है ना। एटम ऐसे अब आंख खोल दोगे अब एटम दिख गया, नहीं। एटम को दिखने के लिए, यानी एटम तभी दिखेगा जब आपके पास हाई पावरफुल, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, तब जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अन्यथा वो एटम आपके आंख से दिखेगा नहीं, है ना। अच्छा चलो, तो अब मैं बता दूं स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, सबसे पहले जो होता है ना,
ये देखो पॉजिटिव होता है, यानी ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बाद वाला ये जो स्फेरिकल इस तरह से देख रहे हो ये होता है, इस तरह से एटम दिखता है। ठीक है, मैं बता देता हूं क्या क्या है। ये जो गोल है ना, ये स्फेरिकल दिख रहा है, उसमें प्लस का साइन है, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर दो चीज़ मौजूद होता है, एक होता है प्रोटॉन जिसको P पॉजिटिव से दिखाते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन जिसको N इससे दिखाते हैं। ठीक है, N नॉट। अब भाई देखो, ये जो प्लस का साइन है, इसके बाद वाला जो आपको गोल घेरा दिख रहा है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। सेल या ऑर्बिट, सेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गोल घेरा है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद वाला जो घर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर ये जो यहाँ पर ये सेल है, इस सेल का नाम भी रखा गया है। ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल होगा उसका नाम रखा गया है के सेल, और उसके बाद वाला मतलब सेल को एल सेल नाम रखा गया है। ठीक है, तो अगर के सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको डॉट से दिखाते हैं, इस तरह से डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से डॉट से दिखाएंगे, इस तरह से डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पर डॉट से हम क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, जो कहाँ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ऑर्बिट पर होता है, ऑर्बिट पर घूमता रहता है। ठीक है बच्चों, तो एटम कुछ इस तरह से दिखता है, और एटम के अंदर इस तरह की चीज़ें होती है जिसको क्या बोलते हैं? सब पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी पार्टिकल्स बोलते हैं सब पार्टिकल। ये तो पार्टिकल है ही, और पार्टिकल के अंदर ये सब पार्टिकल है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, और ये हमारा सेल है या ऑर्बिट है। ठीक है, जिसका एक और नाम दिया गया है एनर्जी लेवल इंडेक्स भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, या सेल बोल लो। और यहाँ पर ऑर्बिट पर, ठीक है, ही आपको क्या दिखेंगे? इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब एक और छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको। एटॉमिक नंबर तो याद होगा, क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे एटॉमिक नंबर। तो उस पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इस बात को आप नोट करेंगे। ये हमारा बेसिक क्लास है जिसमें आपको सारा जानकारी मिलने वाला है, और आप यहाँ से पूरा बात समझ के जाओगे बच्चों। टेंशन नहीं लेना कि नहीं समझेंगे, पूरा चीज़ समझा दूंगा यार, बने तो रहो हम लोगों के साथ। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नॉट यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बताता हूँ क्या है। देखो, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। नंबर 2 एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, तो हीलियम के अंदर 2 ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, तो उसमें 3 ही प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, तो उसके अंदर 4 प्रोटॉन पाए जाएंगे। 5 होता है किसका? 5 होता है किसका? 5 होता है बोरोन का, तो उसके अंदर 5 प्रोटॉन पाए जाएंगे। 6 होता है कार्बन का, तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, जैसे एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का है तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और अगर हीलियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 2 होता है तो उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। 3 होता है लिथियम का, तो उसके अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये भी बात मैं मानता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इक्वल हम एटॉमिक नंबर को इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि मान के चलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब भी रिएक्शन होता है, कभी कहीं रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन
जंप करके उधर भाग जाते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के अंदर चले जाते हैं, तो इस केस में उस एटम का इलेक्ट्रॉन तो घट गया। अब इलेक्ट्रॉन घट गया तो एटॉमिक नंबर भी तो वो उसका बदल जाएगा ना। तो भाई एटॉमिक नंबर यहाँ पर वेरी करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई इधर उधर जंप करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घट गया तो एटॉमिक नंबर को भी घटना पड़ेगा। इसीलिए एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में पैक्ड रहता है ना। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड रहता है, बॉन्डेड रहता है, तो वो तो भाई ऐसे तो निकलता नहीं है। जब तक रेडियो एक्टिव डिके वगैरह नहीं होगा तब तो भाई प्रोटॉन तो भाई लॉस वगैरह नहीं होगा, उधर से निकलेगा नहीं। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नहीं इक्वल करेंगे। होता है लेकिन करेंगे नहीं। ठीक है, चलो ये बात होती है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लिख लो, इसका अभी यूज करने वाले हैं हम, बहुत ही शानदार रूप से इसका यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरह से दिखता है और ये जानकारी दे दी आपको। अब देखो मैं बताता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे से इसको अभी मिटाते हैं। जैसे हम मिटाते हैं, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, इसको हम मिटाते हैं और आपको एक दो बात और बहुत इम्पोर्टेंट वाला बताते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर, इधर मैं देता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है, इधर मैं देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर मैं देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 तक करते हैं। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरोन का। ठीक है, इसका मैं सिंबल लिख दिया हूँ। अब मैं कहूँगा हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे, तो उसके अंदर प्रोटॉन 1 पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हीलियम जो है वो 2 पाया जाएगा, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 ही पाया जाएगा। ठीक है, लिथियम जो एटम होता है उसके अंदर 3 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बोरोन के अंदर 5 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 5 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं एक आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाने दे दूं, किसका, अगर मैं कहूं बाबू आप लिथियम का एटम का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बीच में पॉजिटिव दोगे, यानी गोल पार कर, है ना, आपके भाषा में समझा रहा हूँ, और इस तरह से प्लस लगा दोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद मैं इस तरह से एक और ऑर्बिट बना दूंगा, एक और ऑर्बिट बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखो अभी बहुत सारी बातें बतानी बाकी है, बहुत मज़ा आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद वाला जो घर है इसका नाम है के, और इसके बाद वाला घर का नाम है एल। अब समझो इसमें कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि देखो प्रोटॉन तो हमको दिखाना नहीं है, ये प्रोटॉन तो इसके अंदर होगा, इसके अंदर यहाँ पे रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो दिखाना नहीं है, हमको दिखाना तो पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, तो हमको ऑर्बिट पर दिखाना है, तो इसका एक रूल होता है, उस रूल को मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो एक रूल है 2n² वाला, ठीक है, 2n²। अब यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो देखो ये k वाला जो सेल है वो पहला सेल है, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट ही हुआ है, तो n के जगह पर 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, n के जगह पे 1 रख देंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी ये जो k वाला घर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि इसका क्षमता ही उतना है। आप जैसे देखे होंगे आपके घर में बहुत सारा रूम होगा, कमरा, ऐसा तो नहीं है कि सारा कमरा का आकार एक ही है ना, कुछ कमरा होगा जो बहुत छोटा होगा, कुछ ऐसा कैमरा होगा जो बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसा कैमरा होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या कि जो छोटा कमरा है उसमें कम ही तो आदमी रह सकते हैं, बहुत कम आदमी रह सकते हैं।
जो उससे थोड़ा बड़ा होगा उसमें थोड़ा और ज़्यादा आदमी आ सकता है, और जो सबसे बड़ा कमरा होगा उसमें बहुत ज़्यादा आदमी आ सकता है। सिमिलरली आप देख रहे हैं ये के वाला जो घर है, यानी के वाला जो सेल है, ये तो थोड़ा छोटा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? तो के का जो क्षमता है वो आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। फिर एल वाला घर आएगा, क्या आएगा? एल वाला घर आएगा। तो एल वाला घर में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो? तो वही 2n² करके देखो, है ना। अब देखो एल वाला घर कितना वाला घर है, कितना नंबर वाला है? सेकेंड नंबर वाला है। तो n के जगह पर 2 रख दो, तो 2 इंटू n के जगह पर 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 इंटू 4 इजकल टू 8 इलेक्ट्रॉन। यानी एल वाला जो घर है उसका क्षमता कितना है? एल वाला घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो। कम से कम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कहाँ तक रखना है? 8 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना। 9 इलेक्ट्रॉन मत भर देना, उसका कैपेसिटी नहीं है। उस रूम में, उस सेल में उतना ही इलेक्ट्रॉन भराया जा सकता है, उतना मैंने भर दिया। चलो अब देखो इसके बाद भी तो घर हो सकता है। इसके बाद वाला भी जो घर है इस तरह से आ गया, इसको मैं मिटा दूँ। 8 इलेक्ट्रॉन भरा सकता है एल सेल में, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि और भी बातें आपको समझानी पड़ेगी। ये मान लो एम है, इसके बाद एक और मैंने घर बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये मान लो n है, n तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया k में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, l में कितना हो सकता है। अब m जो एनर्जी लेवल इंडेक्स है, यानी m जो सेल है, ऑर्बिट है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा सकता है। तो आओ भाई 2n² से करते हैं, है ना। यहाँ पर घर का संख्या कितना है, यानी सेल का संख्या 3 है, तो n के जगह पे 3 भरेंगे। n इजकल टू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इजकल टू 18 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या कह सकते हैं, m वाला जो घर है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। और इसमें भी कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चे को कंसेप्ट यहाँ पर समझ नहीं आता है ना। जैसे हम पोटेशियम और कैल्शियम स्कैंडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बताने वाले हैं थोड़ा देर में, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज करोगे। अभी ये कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, ये n वाला जो घर है इसमें कितना भरेंगे? आप लोग होशियार हो, फिर से आप 2n² कर दो। अब ये m वाला घर चौथा नंबर घर है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। यानी n वाला जो घर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। कम से कम तो आप जितना कम रख दो, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई बच्चों, ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आ गई। तो बात तो ये था, और हम आपको कह रहे थे कि आप लिथियम का क्या करो, आप लिथियम का एटम का स्ट्रक्चर बनाओ। तो अब तो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा घर में कितना इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। आप पहले नहीं बताता तो आप कैसे ही भर देते। अभी तो बता दिया कि हाँ भाई, के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना। एल सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरना है, और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन भरना है। आगे चलकर ये कंसेप्ट भी थोड़ा चेंज होगा, देखना आप, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था लिथियम का एटम बनाओ और उसको बताओ कैसे होगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया, उसके बाद इस तरह से एक सेल बना दिया जिसका के सेल नाम है। अब लिथियम का जो एटम है, उस लिथियम के एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि भरना तो हमको इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि प्रोटॉन तो ये न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, तो प्रोटॉन से तो हमको उतना मतलब है नहीं। भरना क्या, हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इलेक्ट्रॉन लिथियम में 3 है। कितना है भाई? 3 है। तो के वाला जो घर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो 2 ही भरा सकता है, तो मैं भर दूंगा। चलो के में हम 2 से भर दिया, और इसको इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से दिखाते हैं, भर दिया 2। अब इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 2 तो भर दिया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, उसका क्षमता ही उतना था। उसके बाद एक और घर हम बनाएंगे, यानी एक और सेल बनाएंगे जो हमारा एल सेल होगा, और उसमें भर तो 8 सकते हैं। एल में कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब कोई आदमी अगर देखेगा ना, कोई देख भी ले इस एटम को, तो कहेगा अच्छा
इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिथियम के बराबर हुआ, यानी ये किसका एटम है, लिथियम का एटम है। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, इसमें एक एटम और लगा देंगे तो 1 2 3 4, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है बेरिलियम में। तो आप कोई भी कह देगा अच्छा ये बेरिलियम का एटम है ना। अगर इसमें 5 एक और इलेक्ट्रॉन को अगर घुसा दिए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, बोरॉन के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि अच्छा ये बोरॉन का एटम है। इसी तरह से अगर और आइटम बढ़ाते जाएंगे, जैसे एक और हम बढ़ा दिए यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, तो कार्बन के बराबर होता है। तो आप सब कहेंगे अच्छा ये कार्बन का एटम है। तो इस तरह से हम सारा कुछ करते हैं, ठीक है। ये भी छोटी सी जानकारी आपको समझ आ गई। अब इतना कुछ समझ आ गया तो अब आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना नोट कर लीजिए पहले, तो थोड़ा मैं पानी भी पी लेता हूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और देखिए तब कैसे मज़ा आता है। इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए भाई इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अभी बताता हूं आपको मजा से। देखो भाई पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर ये आप जान लेते हो ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो आपको क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं ही आएगा। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक अगर पढ़ते हैं जो पहले से कुछ नहीं पढ़े रहते केमिस्ट्री में, बेसिक पता नहीं रहता, तो वो पढ़ने के बाद भी उनको समझ नहीं आता, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा होता है जो भाई पढ़ा रहता है तो उसको समझ में भी आता है, ठीक है। समझ में आया। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप पहले से बेसिक जानते भी हो और नहीं पढ़ोगे केमिस्ट्री तो कैसे आएगा। इसीलिए पहला प्रायोरिटी ये है कि आप ये बेसिक समझ लो, उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 चीज़ बताऊँगा, एक है दूसरा मार्कर से लिखता हूँ। एक चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। ये दोनों चीज़ आपको निकालना अभी सिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ये सब 9th में ही पढ़ना था, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं है, यहाँ सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को भरना जो होता है ना, वही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे देखो हम कहेंगे आपसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, हम कहेंगे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, लिथियम का कितना है, बेरिलियम का कितना है, हम कहेंगे बोरॉन का कितना है, हम कहेंगे कार्बन का कितना है, हम कहेंगे नाइट्रोजन का कितना है। तो कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे? कुछ नहीं भाई, आपको पता है ना कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम के वाला सेल में इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। के में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो भरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से दर्शा दिया। जैसे हीलियम का, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे हीलियम का करना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो के में तो 2 भर सकते हैं तो भर दिया, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे लिथियम का देखिए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे भरोगे आप बच्चों बताओ? के में 2 भर दिया, बहुत अच्छे तरीके से भर दिया। और अब के में तो 2 ही तो भर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था उधर कि के में 2 ही भर सकते हैं, उसका क्षमता ही इतना है, ठीक है, उसका क्षमता ही इतना है 2 भरने का, 2 से ज़्यादा भर ही नहीं सकते। तो उसके बाद क्या होता है, एल वाला घर खुलता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो भरेंगे। है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे बेरिलियम का के
के में 2 और एल में 2 भर दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है के में एल में, तो इसमें 2 भर दिया क्योंकि क्षमता था तो भर दिया। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। क्यों भर दिया इसमें 3, क्योंकि एल में हम 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, तो 3 तो आराम से भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कार्बन आ गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, तो 2 तो इसमें भर दिया और 4 इसमें भर दिया। जैसे नाइट्रोजन है, इसको नीचे लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 7 होता है तो के और एल, के में 2 और एल में 5 भर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका वैलेंसी भी निकालना सिखाऊंगा बच्चों। इधर इसको थोड़ा इधर बताता हूँ थोड़ा बात। जैसे 8 होता है ऑक्सीजन का, कैसे भरेंगे, के एल, तो इसमें 2 भर दिया, इसमें 6 भर दिया, ठीक है। उसी तरह से 9 का आप कर लेना, 10 का कर लेना। जैसे 11 के मैं बता देता हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, तो सोडियम में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे भरोगे, देखो के में तो 2 भर दिया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन को और भरना है आपको। एल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 भर सकते हैं, तो 8 भर दिया, 8 2 10 हो गया। अब अगला घर क्या है, के एल एम घर है, एक एम घर होगा, तो एम में कितना भर सकते हैं, 18 भर सकते हैं, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिया इस तरह से। जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं एक और, एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का कैसे भरोगे, के में 2 भर दिया। एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। के में 2 भर दिया, एल में 8 भर दिया, 8 2 10, और एम में 18 भर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है भाई, 18 रहेगा तो 7 ही है मेरे पास, तो 7 भर दिया। अब कंफ्यूजन आता है 19 पे सारे बच्चों को, जो होता है 19 पोटेशियम, एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना, एटॉमिक नंबर इसका होता है 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन है तो 19 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। तो के एल एम, के में 2 भर दिया, एल में 8 भर दिया, और इसमें 18 भर सकते हैं एम में, क्योंकि आपको बताया था 2n², और ये m जो है तीसरा वाला सेल था, तो 2 × 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 × 9, यानी एल वाला m वाला सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो क्या करूं, 8 2 10 हो गया, तो मैं 9 भर देता हूं, 8 2 10 9 19, सॉरी 8 2 10 9 19, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये रॉन्ग है, क्या है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक रूल है, ठीक है, जिन्होंने बोर और एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब इसको दिया था। अब वो क्या बोले थे, सुनो आप बताता हूँ। वो बोले थे के एल एम एन, अब समझो, के में तो 2 भर दिया, एल में मैंने 8 भर दिया, और एम में, समझो बात को, एम में हम 8 भर दिए और एन में 1 भरेंगे। अब इसका कारण मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया। देखो आप एम में, एम का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन का है, एम का कैपेसिटी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन का है, तो समझो 18 इलेक्ट्रॉन यानी 8 से एम में, देखो भाई एम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब भरेंगे, यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एम में तब भरेंगे जब एन में, यानी एन वाला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए। समझो बात को, क्या बोला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम में, यानी एम सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब फिल करेंगे जब एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। क्या बताया मैंने कि एम सेल, ये जो एम सेल है, एम सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब भराएगा। 8 से ज़्यादा बोले तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का तो ही कैपेसिटी है, 18 से ज़्यादा नहीं भरना।
तो एम सेल में, ये एम सेल है, एम सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हमको भरना है, तब हमको फिल करना है जब एन जो सेल देख रहे हो ये भैया, ये पोपट, ये जो एन सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। जब आप देख लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए तभी इसमें, तभी ये एम वाला में क्या करोगे, तभी एम वाला में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी देखो इसका कंसेप्ट और भी इसमें और भी बातें मुझे समझानी थी, लेकिन आपको 10th में ये सारी बातें नहीं जाननी है। ठीक है, समझ में आया? ये बातें 10th में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, बस एक रूल बता दिया हूँ कि एम सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब फिल करना है जब एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो क्या करना है कि यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा पोटेशियम का, वो क्या हो जाता है, वो इसमें 8 हो जाएगा और इसमें n में 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी n में देख रहे हो, n में अभी एक ही भराया है तो यहाँ पर हम 9 नहीं डाल दे। अगर n वाला जो रहता वो अभी इधर n वाला में अगर 2 रहता तो हम यहाँ पर भर सकते थे। ठीक है, एटम हमको यानी इलेक्ट्रॉन हमको ज़्यादा रहता तो हम भर सकते थे 9, 10 जो भी इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन अभी n वाला में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नहीं भरना है मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया? और एक और बात मैं बता दूं कि कोई भी सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, भरा जाए, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये एक ऑर्बिट है, मान लेते हैं इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो ऑर्बिट है ये मान लीजिए m है। क्या है? m ऑर्बिट है। ठीक है, m सेल है ये, इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, अब एक और ऑर्बिट है, वो क्या है? वो n है। वो क्या है? n है। टन टन टन, ये n है, मान लो ये n है। ठीक है, इसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरे तो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, ये एनर्जी इसकी थोड़ी बढ़ जाती है, ये ऊपर चला जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्या? जैसे मैंने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अभी भर दिया, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे अब ये हो जाएगा n डैश, ये n डैश, यानी जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो ये पहले से थोड़ा ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझ में आया कि थोड़ा मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन भरे तो थोड़ा एनर्जी बढ़ गया तो थोड़ा ऊपर चला गया। अब देखो, अब अगर मैं क्या करूँगा, इसमें तो 8 भरा हुआ है, अगर मैं इसमें n वाले में, अब देखो मैं अब क्या करता हूँ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा, समझो यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। अभी मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन भरा था, n डैश हटा देता हूँ। अभी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, अब जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा ना तो इससे ज़्यादा एनर्जी चली आएगी और ये तरफ के यानी कूद के इसके ऊपर चला आएगा, यानी इससे भी एनर्जी इसकी हाई हो जाती है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो इससे भी एनर्जी इसकी हाई हो जाती है और ये यहाँ पर इससे आगे चली आती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाए, क्या बोला मैंने? जब तक n वाले में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाए तब तक m वाले में हम लोग 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्या बोला? जैसे ही मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया n में, तो अब आप m में अगर इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा हैं आपके पास तो m में अब 8 से ज़्यादा भर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको बतानी है, मैं इसको मिटा दूं, चलो मिटाता हूं। ये बात तो समझ में आ गई, ये थोड़ा हाई लेवल की बात था लेकिन आपके लैंग्वेज में मैं आपको समझाया। जैसे देखो ये हमारा सपोज ये मान लो हमारा क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के ये वाला जो दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ भाई बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो, तो न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल है और उसके बाद वाला जो सेल है, ये यहाँ पे देखते रहो मज़ा आएगा। ये जो सेल है, इसके बाद वाला जो सेल है, ये सभी का एक स्पेसिफिक नाम है भाई। ये जो सबसे लास्ट में जो दिख रहा है सेल, इसको आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल के बाद वाला जो सेल आपको दिख रहा है, इसको पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको। और इसके बाद वाला जो सेल देख रहे हो, पेन अल्टीमेट के बाद वाला जो सेल देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल। एंटी पेन अल्टीमेट सेल। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं आपको बता दिया। तो क्या बोला मैं?
मैं बोला कि m सेल में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब फिल करेंगे जब n सेल आपका 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो ये बात थी, समझ में आ गई। लीजिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेन अल्टीमेट सेल जो होता है, मैं क्या बोला, किधर लिख दूँ मैं ये छोटी सी जान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेन अल्टीमेट सेल होता है, पेन अल्टीमेट सेल जो होता है, उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे और उससे ज़्यादा नहीं। और एक और दूसरी जानकारी, ये जो हमारा वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल जो होता है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी चाहिए। पेन अल्टीमेट सेल जो होता है, ये देखो ये पेन अल्टीमेट सेल है, वैलेंस सेल के बाद वाला सेल वो पेन अल्टीमेट सेल होता है। तो पेन अल्टीमेट सेल में ज़्यादा ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और वैलेंस सेल में ज़्यादा ज़्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन भरा सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी अगर समझ में आ गई तो अब हम आपको लेके चलते हैं वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब वैलेंसी निकालना सीखेंगे, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर वैलेंसी की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए कर लिए हैं, तो अब वैलेंसी निकालना सीखते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मेरा माइकवा का टायर इधर उधर भाग जाता है, रियली सॉरी फॉर दैट। इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। चलो भाई, अब इसको मिटाते हैं, है ना। अब वैलेंसी निकालना सिखवाते हैं आपको कैसे। देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी समझ में आ जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी बताऊंगा समझ में आएगा। देखो 6 एलिमेंट के मैं नाम लिखता हूं। देखो, ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। ये मैंने क्या पढ़ दिया भाई, ये मैंने एलिमेंट को याद करने का तरीका बताया हूं, ठीक है। ये सारे जो मैंने नाम लिया, इसका नाम है हीलियम, यह है नियॉन, यह है आर्गन, यह है क्रिप्टन, यह है ज़ेनॉन और यह है रेडॉन। तो ये सारे जो है ना, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे क्या है, ये सारे हैं नोबल गैसेस। क्या है, नोबल गैसेस, या इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से झगड़ा ना करे, एकदम शांत बैठा हुआ, एकदम साधु की तरह है। ये जितने भी 6 आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे नोबल गैस होते हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये साधु महात्मा है, ये ऐसो आराम से रहते हैं, इनका ज़िंदगी एकदम खुश है, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये किसी से लेना देना नहीं है, कोई बोलचाल किसी से नहीं, एकदम अपना मस्ती में ये अपने दुनिया में खोए रहते हैं ये 6। और आपको बताता हूँ मैं कि देखो जितना भी अभी तक NCERT के हिसाब से 119 एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है, तो 119 में से 6 घटा दो तो उतने सारे एलिमेंट्स, ये साधु, ये जितने सारे नोबल गैस आप दिख रहे हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं काश में इनके जैसा हो जाता। और पता है वो जितने सारे एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स ये 6 को छोड़कर क्या करते हैं, इनके जैसा बनने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, ठीक है। और स्टेबल होने के लिए, देखो भाई ये जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, ऑल आर स्टेबल। क्या है, सभी स्टेबल हैं। दिख रहा है, इधर मैं देख लेता हूँ एक बार, ये जितने भी हैं सारे स्टेबल हैं। अच्छा उधर नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितने नोबल गैस है, नोबल का मतलब ये स्टेबल है। तो जितने भी 113 एलिमेंट्स है, वो अगर किसी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो इनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया। और मैं एक और जानकारी बता दूं कि जो हमारा हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, ज़ेनॉन होता है, ये रेडॉन होता है, ये सारे नोबल गैस है। और हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका वैलेंस सेल 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। और जितने इसमें हो गए हैं सारे में 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं।
क्या बताया मैंने, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी वो समझो आप, कि जितने, ठीक है। तो आप देख रहे होगे वीडियो भाई कट कट जा रही है, इसका मतलब क्या, लाइट कट जा रही है, जिसके वजह से अभी इतना देर में ही 3 बार लाइट कट गई, जिसके वजह से मुझे फिर से कंटिन्यू करना पड़ रहा है। जो फ्लो होता है वो फ्लो ही टूट जाता है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, और अभी गर्मी का मौसम है तो अभी लाइट बहुत कटती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, बहुत मेहनत से वीडियो आती है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। ठीक है, मैं कहा था भाई, देख तो भाई फ्लो टूट जाता है, लाइट कटती है फ्लो टूट जाता है ना। हम लोग कहा थे, तो मैं बता रहा था नोबल गैस के बारे में। इसमें जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है, और दो इसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 8 8 8 8 8। कहने का मतलब है कि नोबल गैस जो होता है उसका या तो डुप्लेट पूरा रहता है या ऑक्टेट पूरा रहता है, या तो डुप्लेट पूरा रहता है और या ऑक्टेट पूरा रहता है। कहने का मेरा मतलब क्या है समझाता हूं। देखो मेरे कहने का मतलब, अगर के सेल रहे, अगर के सेल रहे तो उसके लिए, अगर के सेल रहे तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर बाकी और कोई सेल रहे, के सेल को छोड़कर और भी बाकी कोई सेल रहे, जैसे एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया, ये सारे के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में अगर रहेगा, तो समझ जाना कि वो क्या है, स्टेबल हो चुका है, वो ऑक्टेट रूल पूरा कर चुका है, वो इन सभी के जैसा बन चुका है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहता है, कोई भी एलिमेंट अगर इन साधु के साथ, साधु के जैसा बनना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, अगर उसको क्या करना होगा, अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का समझ लो, तो उसमें के सेल में, उसको के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पुराने पड़ेंगे। के सेल के लिए अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन पुराने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो के सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पुराने पड़ेंगे, अन्यथा और भी कोई सेल है के को छोड़कर, तो आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ले तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और वो एलिमेंट इनके जैसा बन जाता है। एक बात और गौर कीजिएगा, मतलब यही बात मैं दोबारा बता रहा हूं कि के सेल, बच्चे यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, के सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पुराना होगा स्टेबल होने के लिए, यानी इनके जैसा बनने के लिए। ओनली के सेल के लिए 2 पुराना पड़ेगा आउटर मोस्ट में, है ना। मैं बार बार के सेल बोल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि आप एम सेल में 2 पूरा दिए, कहेंगे आप क्या सर, आप तो बताए 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पुरना चाहिए। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में सिर्फ और सिर्फ के सेल की बात की जा रही है। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पुरना चाहिए, अन्यथा उसके अलावा एल सेल, एम सेल, एल सेल और जितने भी सेल है उसमें अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पुर गए तो वो स्टेबल हो गया और इनके जैसा बन गया। अब मैं बताता हूं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा लिया आउटर मोस्ट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर के सेल में पूरा लिया तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट पूरा होना, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया तो ऑक्टेट पूरा होना बोलते हैं। और समझो वैलेंसी क्या होता है, अब समझाता हूं। इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब वैलेंसी चुटकियों का खेल है आपके लिए, बताता हूं, समझना, समझो। ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पुराने के लिए, समझो, ऑक्टेट, या जैसे मैं आपकी भाषा में समझाता हूं, ये देखो नोबल गैस, ये सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये के सेल वाला केस होगा इसमें, हीलियम में। तो आप देख रहे हो इसमें 8 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो इनके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा या ड्यूप्लेट पूरा करना पड़ेगा। तो कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी इसी आधार पर डिसाइड होता है कि वो एलिमेंट अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो कितना शेयर कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, वही कितना को ही हम बोलते हैं उसका वैलेंसी। समझ में आया? फिर से बता देता हूं एक बार कि भाई कोई भी एलिमेंट का अगर आपको वैलेंसी निकालना है तो कैसे आप समझोगे कि वो एलिमेंट अपना ड्यूप्लेट
या अपना ऑक्टेट या डायरेक्ट कह लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई। देखो भाई फिर से वीडियो कट हो गया, इसका मतलब क्या, फिर से लाइट कट गई थी और अभी तो 1.5 घंटे के बाद लाइट आई है। बहुत प्रॉब्लम के साथ वीडियो आती है भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा था कि अगर स्टेबल होना है किसी एलिमेंट को, इनके जैसा बनना है बच्चों, तो या तो उसको के सेल के लिए डुप्लेट पुराना पड़ेगा या KLMN और भी जो सेल है उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन पुराने पड़ेंगे, तब जाके वो डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। अब समझाता हूँ कि भाई अब बताओ, देखो हाइड्रोजन, देखो और एक और मस्त बात बताता हूँ। किसी भी एलिमेंट के मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ थोड़ा और तब बातें आपको समझाता हूँ, ठीक है। इधर इसको मिटाने दो आप, चलो इसको मिटाता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे करता हूँ। जैसे देखो, ध्यान से देखो आप, मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान दो। ध्यान क्या देना है, देखो भाई, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में, देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। हीलियम का जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है समझो, यहाँ पर हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है कि यहाँ इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ है। क्या है, इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ है। तो ये सारे नोबेल गैस हो गए जिसका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पूरा रहता है, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन पहले से पूरी तरह से उसका सेल भरा रहता है, उसको या तो डुप्लेट बोलते हैं पूरा हुआ है उसका, या ऑक्टेट पूरा हुआ है। तो इस केस में जितने भी नोबेल गैस होते हैं उनका जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। तो इनका वैलेंसी 0 हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, जितने भी आपको नोबेल गैस दिख रहे हैं, इनर्ट गैस दिख रहे हैं, सबका वैलेंसी 0 होता है, ठीक है। वो पहले से ही भाई, वो पहले से ही देखो भाई, वो पहले से ही स्टेबल है, तो क्या उनको कोई इलेक्ट्रॉन इधर देने की या लेने की या शेयर करने की कोई आवश्यकता है, कोई नीड है, नहीं है, इसलिए 0। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 1। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी 2। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 3। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 4। अब बात आता है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो ये कैसे, देखो एक और बात बता दूंगा, बता दे रहा हूं कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है आपको, उसको अगर आपको वैलेंसी पता करना है उस एलिमेंट का, तो 8 में से कितना, 8 में से आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, आपको पता लग जाएगा वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसा इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका वैलेंसी 1, इसका 0, इसका 1, इसका 2, 3, 4, ये तो आप कर लिए। अब ये देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करो, 8 में से 5 को माइनस कर दो तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 वैलेंसी हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन करो, नाइट्रोजन तो हो गया। इसी तरह से भाई आप ऑक्सीजन का कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 में से 8 में से 6 घटा दो, 8 है और इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, घटा दो, कितना आ गया, इसका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 वैलेंसी हो गया इसका। सोडियम का, अब सोडियम तो आसान है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 से माइनस कर दो। जैसे यहाँ क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 1 है। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं।
तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी वैलेंसी है वो क्या हुआ है कि देखो ये आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यह है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तभी तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तभी तो 8 पूरा पाएगा, ठीक है, तब जाके ये स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या दिखाती है, वैलेंसी ये दिखाती है कि इतना अगर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो जाए या शेयर हो जाए तो भाई वही उसका वैलेंसी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप क्लास 10th की केमिस्ट्री उल्टाए होंगे उसमें आपको कॉपर सल्फेट, लीड नाइट्रेट, पोटासियम परमैंगनेट, है ना, और भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है केमिकल फार्मूला लिखा रहेगा। आपको समझ ही नहीं आया भाई ये आया कहाँ से, तो कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो उसका केमिकल फार्मूला हम चुटकियों में आपको अभी सिखा देंगे, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है बेसिक का, है ना, केमिस्ट्री का बेसिक। अगर जितना कुछ पढ़ाया और उसके अलावा ये आप कर लेते हो तो क्लास 10th का केमिस्ट्री आप इजीली समझने लगोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना है आपको। जैसे हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कैसे, देखो इधर आपको निगेटिव रेडिकल्स दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये सब का आपको दिया गया है। OH माइनस, ब्रोमाइड का Br माइनस, क्लोराइड का Cl माइनस, इस तरह से आप पढ़ लेना। अब देखो इस पर माइनस चार्ज जो दिया है इसी को निगेटिव रेडिकल्स बोलते हैं। अब समझो, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो आपको ये माइनस साइन नहीं लिखना है। ये जो माइनस नीचे ऊपर में दिया गया है वो नहीं लिखना है, जो नीचे में आपको दिया गया है वही आप लिखना, ठीक है। तो अब जैसे और देखो जिस पर जितना माइनस चार्ज उतना ही उस निगेटिव रेडिकल्स का वैलेंसी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो जैसे हम एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बताते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। और देखो आप अगर किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख रहे हो तो मैं आपको कहूँगा 3 ही चीज़ याद करने के लिए, 3 ही स्टेप फॉलो करने के लिए। ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपको सिंबल लिखने हैं, क्या करना है, सिंबल लिख देना है। दूसरा जो है आपको उसका वैलेंसी लिखना है। तीसरा स्टेप क्या है, क्रॉस कर देना है। भाई बहुत मस्त बात बता रहा हूँ, देखो अब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड यह आपको एक कंपाउंड दे दिया और कहेगा इसका केमिकल फार्मूला लिख के बताइए। कैसे करोगे, तो पहला स्टेप कह रहा है कि इसका सिंबल लिख दो। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। देखो ऑक्साइड का O होगा, ऊपर वाला चार्ज नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। ऑक्साइड का वो O होता है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, आपको मैं अभी बताया ना। कैल्शियम जो होता है, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Kl में कैसे बढ़ाएगा, 2 8 10 हो गया, M में 8 और N में 2, ठीक है। क्योंकि N में अगर 2 भरा गया उसके बाद मतलब M में 8 से ज़्यादा भरा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो बढ़ाएगा। अच्छा एक छोटा सा जानकारी मैं देना भूल गया, जैसे स्कैंडियम बताता हूँ। स्कैंडियम का क्या देगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो 21 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। तो कैसे करोगे, KLM N में देखो कैसे बढ़ोगे, 2 8 8 2 10 हो गया, 10 2 12 और इसमें आप 9 भरो। क्यों इसमें 9 भर दिया मैंने बोला जैसे ही N में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया तो आप अगर M में अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो M में 8 से ज़्यादा भर सकते हो। याद आ गया वो जो मैंने रूल बताया उस हिसाब से। तो मैं ये छूट गया था तो मैं बता दिया। अब बताता हूँ कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो कितना हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यही इसका वैलेंसी हो गया। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 और ऑक्साइड का वैलेंसी देखो यहाँ पे दे रखा है, ये भी 2 है तो 2 लिख दो। अब क्रॉस करो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो
पहला स्टेप मैंने सिंबल लिख दिया, दूसरा स्टेप इसका वैलेंसी लिख दिया और तीसरा स्टेप क्रॉस कर दिया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, चलो अब देखो कितना सिंपल वे में ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Ca2 और O2। अब अगर सेम रहे ना तो ये काट दो, तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या आई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जैसे दूसरा बताता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो भी बता रहा हूँ आपके बुक में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पहले सिंबल लिखो, एल्यूमिनियम का Al होता है, ऑक्साइड का O होता है। दूसरा वैलेंसी लिखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो K में 2 भराएगा इलेक्ट्रॉन, L में 8 भराएगा और M में 3 भराएगा, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंसी भी 3 हो गई। और इसका ऑक्साइड का वैलेंसी अभी बताया 2 होता है। तीसरा स्टेप क्रॉस कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या बनेगा, Al2O3, ठीक है, Al2O3, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। जैसे तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम ऑक्साइड का अगर आपको केमिकल फार्मूला क्या है निकले के लिए कैसे लिखोगे, सोडियम का सिंबल Na और ऑक्साइड का O होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है, क्रॉस कर दो, क्या होगा भाई, Na2 और O। आ रहा है बच्चों समझ में। जैसे चौथा में लिख के बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का सिंबल Ca और कार्बोनेट का देखो, यहाँ पे देखो आप, कार्बोनेट का सिंबल CO3। ये माइनस नहीं लिखना है, जितना भी माइनस ऊपर में दे रखा है वो नहीं लिखना है। तो इसका क्या होगा, CO3 लिख देंगे, इसका निगेटिव रेडिकल्स जो है CO3। और कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, अभी बताया, और कार्बोनेट का देखो वैलेंसी यहाँ पे दे रखा है 2 होता है, ठीक है, 2 लिख लेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्या बनेगा, Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस। ध्यान से, अब 2 सेम आ गया तो काट सकते हैं, CaCO3 इसका क्या हो गया, इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। एक और बताता हूं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है वही बताता हूं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, सोडियम का सिंबल Na और हाइड्रोक्साइड का देखो यहाँ पे है, पहला वाला है OH, माइनस नहीं लिखना। सोडियम का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1, क्रॉस कर दो, ये तो आपको पता ही है क्या होगा, NaOH। क्या हुआ, NaOH। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। 1-2 और बता देता हूं, इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। वीडियो देखो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी पूर्ण मिलेगी। यहाँ पर मिटा दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी पूर्ण रूपेण यहाँ पर आपको मिलने वाली है, पूरी जानकारी मिलेगी, आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और आप लोग पूरी जानकारी के लिए ही तो यहाँ आए हो, समझने के लिए ही तो आए हो, है ना। केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे 5वां है या 6ठा होगा, जो भी होगा। जैसे एक और ले लेता हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो टीथ होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का ही मिल के बना होता है, इसी से बना होता है, इसी कंपाउंड का। तो इसका कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट का देखो यहाँ पे है, फॉस्फेट ये रहा बेटा, PO4, माइनस नहीं लिखना, PO4। वैलेंसी कैल्शियम का 2, फॉस्फेट का 3 होता है, देख लो, क्रॉस कर दो आप, क्या बनेगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। जैसे 6 आपको बताता हूँ, क्या बता दूँ, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम फॉस्फेट। और ये जो भाई सल्फस का गोटी आता है ना, इसी का बनता है एल्युमिनियम फॉस्फेट। जैसे आप देखिए, एल्युमिनियम का सिंबल Al, फॉस्फेट का PO4, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, फॉस्फेट का भी 3, ये तो कट जाएगा, है ना। बेस में जो इसके आगे कटेंगे, Al3PO4 का होल 3, अब 3 से 3 आप काट दो तो AlPO4 हो जाएगा, ठीक है, AlPO4। और भी बता दूं, अब तो टाइम पास हो जाएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। जैसे 1-2 और बता देता हूं, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट
कैसे बनेगा भाई? सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2, देख लो यहाँ पर क्रॉस कर दो, क्या बनेगा भाई? Na2SO4। एक और बता देता हूँ मात्रा, ठीक है, 8वां, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, अभी देखो कॉपर का वैलेंसी नहीं बताया, लेकिन कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, और एक भी कभी कभी होता है, लेकिन अभी समझ लो कॉपर को Cu और सल्फेट को SO4, कॉपर का वैलेंसी 2, सल्फेट का भी 2, टैंग टैंग, क्या बनेगा इसका? Ca2SO4, 2 से 2 मार दो, बनेगा CaSO4। ठीक है बच्चों, इसको मतलब आप समझ लो, देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, इतना नोट करो पहले आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पिछला टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, वो है आयंस। आयंस क्या होते हैं? देखो भाई, आयंस क्या होते हैं, तो पॉजिटिवली, ध्यान से देखो, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयंस। कोई भी एटम्स पर या कोई भी एटम पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो अब एटम नहीं रहेगा, वो आयन हो जाएगा। और कब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है? या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाए, या कहीं से आ जाए, तभी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो 2 तरह के आयंस पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है केटाइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है एनाइन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो केटाइन को कैसे डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम केटाइन होता है, और निगेटिवली चार्ज्ड एटम क्या होता है आपका? एनाइन होता है। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? अब देखो केटाइन में थोड़ा और बात करते हैं। देखो भाई, केटाइन बनता कैसे है, फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, केटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो भाई, जब भी समझो, जब भी किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तब वो एटम केटाइन बन जाता है। तब क्या बन जाता है? वो एटम से केटाइन बन जाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, जैसे देखो सोडियम, यह एक एटम है, इसके अंदर अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? Klm281, अभी 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या हुआ? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाहर निकल गए, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एटम से केटाइन बन जाता है, तब इस पर Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर एटम की बात करोगे, इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 और 8। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया ना इस एटम, सोडियम के एटम से, इसीलिए ये Na पॉजिटिव बन गया, है ना, ये Na पॉजिटिव बन गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इधर आप देखो, इधर जो है 11 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे और इधर 10 इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? जैसे एक और मैं बता देता हूँ, ये तो पहला था, दूसरा भी बता देता हूँ मैं। जैसे मैग्नीशियम की बात करता हूँ, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 होता है Klm, इसमें 282, 12 इलेक्ट्रॉन अभी है यहाँ पे मैग्नीशियम में। अगर मैग्नीशियम, अब देखो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, अगर मैग्नीशियम से निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा। तो मैग्नीशियम से ये आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, सपोज, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं निकलेगा, यहाँ मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरेंगे और तब जाके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसीलिए मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए निकला क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखिए आउटर मोस्ट में 8 पुराने के लिए एक का ही निकलना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट तभी पूरा होगा जब ये M वाला जो घर है, जो आउटर मोस्ट सेल है,
उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तभी तो यहाँ पर 8 पूरेगा, ऑक्टेट पूरा होगा। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकलेगा और तब यहाँ पर ये एटम मैग्नीशियम का वो आयन बन जाएगा Mg2+ में। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो Kl28, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको समझ में आया कि केटाइन कैसे बनता है, कि जब कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब केटाइन बनता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनाइन कैसे बनते हैं, इसका ठीक अपोजिट। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कोई भी एटम है, एटम में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, कोई और एटम से निकलकर कोई और एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां पर वो एनाइन बन जाता है। ठीक है, तब वो एनाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है। बताऊं एग्जांपल, जैसे 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 किसका बता दूं, मस्त वाला बताता। जैसे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है इसमें। देखो कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 5। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब क्या है, अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अगर L वाला सेल में 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो अब ये 8 पूरा लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कहीं से अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब यहाँ पर N3- बन जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आया तो 3- और अब इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, अगर बात करोगे तो अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, कहीं से आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पहले नाइट्रोजन का एटम था, अब ये नाइट्रोजन का एटम नहीं रहा, अब ये एनाइन बन गया है। ठीक है, जैसे एक और मैं बता देता हूँ, जैसे अब ऑक्सीजन की बात कर लूँ, जैसे नहीं ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन की बात करता हूँ। जैसे फ्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो Kl 2 और 7, ये भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तब 8 पूरा लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा बहुत ईजिली। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नहीं कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं। स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ये F- हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन का आयन हो गया, यानी ये एनाइन हो गया। अब इसके अंदर आप एटम देखोगे तो होगा 2 और 8, अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पुर गया है। ठीक है, अब ये एनाइन, जितना भी आयन, जितना भी केटाइन और एनाइन देखते हो वो सारा स्टेबल होता है। क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो देख रहे हो ये आयंस, ये सारा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किए हुए है। ठीक है, देख रहे हो, ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन है तो नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है, ये भी स्टेबल है। इसके अंदर भी जितना भी देख रहे हो सब के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके अंदर नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये पूरा स्टेबल है। तो आपको समझ में आ गया केटाइन और एनाइन क्या होता है। तो ये जानकारी छोटी सी थी, मैं बता दिया। अब क्या है, अगर आपसे कह दे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयंस, अगर आपको आयंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछे, जैसे कुछ मैं देता हूँ, Na पॉजिटिव में, दूसरा Mg2 पॉजिटिव में, तीसरा Cl- में, चौथा मैं बता देता हूँ किस में दे दूँ, O2- में, है ना। पांचवा दे दूँ मैं आपको P3- में। अगर ये सब का आपको अगर दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, इसके अंदर इस आयन, ये आयंस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बताओगे। देखो Na पॉजिटिव में कितना होगा इलेक्ट्रॉन वो बताता हूँ। देखो Na पॉजिटिव पहले क्या था, एक एटम था Na, तो Na था, सोडियम था, सोडियम का एटम था पहले, तो सोडियम का एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं वो बाहर कर दिया होगा तभी तो Na पॉजिटिव बना। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब Mg पॉजिटिव, मैग्नीशियम पहले था, ये Mg2 पॉजिटिव थोड़ी था, मैग्नीशियम न था, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये 3 आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, ये 3 आप खुद बना के, मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे S2-, ठीक है, उसके बाद मैं दे देता हूँ K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। ये सभी में कितना इलेक्ट्रॉन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और आज जो है बेसिक क्लास पूरा केमिस्ट्री
का कंप्लीट होता है। तो अगर ये सब आप पढ़ लेते हो तो क्लास 10th की केमिस्ट्री एकदम बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो इन सारे बातों को नोट कर लो आप। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो, आई होप ये सारे बातों को नोट कर लिए होंगे। आई होप लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम वीडियो डेली आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।